यात्रीगण कृपया ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। 1996 और 2004 से लेकर 2014 इनकी कांग्रेस की सरकार के दौरान ईपीएफओ में कुल रजिस्ट्रेशन हुए 1.6 करोड़। और ये चुप है। जय श्री राम सभी सनातनी भाई लोग। दोस्तों आज का डिबेट बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों आज भी डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सरकार की जो पोल खोल दी। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से बेरोजगार और महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। इसी बात को लेकर जो बेरोजगार है इसी बात को लेकर सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सरकार की पोल खोल दी और बीच डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता तो ऐसे रिल दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। आप लोग भी देख लीजिए कैसे सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सरकार और बीजेपी का प्रवक्ता को बीच में रिल लेता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि सुरेंद्र राजपूत ने बीच डिबेट में रिल लिया बीजेपी प्रवक्ता को। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। क्योंकि आपने घुसपैठियों का सवाल जहां जहां चुनाव घुसपैठी है तो इनके रिश्तेदार हो जाते हैं। जहां झारखंड को आया चुनाव तो झारखंड में घुसपैठी, बिहार में चुनाव आ गया तो जो बिहार में हो गए। मैंने किसी को नहीं कहा ये गलत। उसके बाद बंगाल में चुनाव आया तो भाई देखिए अगर दामाद और जीजाओं पर बात आएगी तो दामाद और जीजा तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि नहीं। दामाद भी आपके जीजा भी आपके, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक और यहाँ से लेकर इंग्लैंड। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उस बात हम किसी के उसमें नहीं जाते, लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। चले बेरोजगारी पर एक मिनट के लिए दोनों बोल लीजिए। बेरोजगारी पर बोलिए, बेरोजगारी पर आप तेरा तो गेम बजाना पड़े। देश में युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? रोजगार का इतना बड़ा इशू क्या कर रहे हैं? रोजगार का इतना बड़ा इशू बेरोजगारी रोजगार पे बात करना चाहते हैं। चलिए रोजगार पर दोनों का फेस ऑफ। अगले 2 मिनट कोई और टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रोजगार 1991 से लेकर 1996 और 2004 से लेकर 2014 इनकी कांग्रेस की सरकार के दौरान ईपीएफओ में कुल रजिस्ट्रेशन हुए 1.6 करोड़ और सिर्फ 2020 से 2025 में ईपीएफओ में रजिस्टर हुए 6 करोड़। चल झूठ। जो संगठन पूरा कर ले जल्दी बोलिए। जो संगठित क्षेत्र में रोजगार, अगर कोई व्यक्ति किसी को नौकरी दिए बिना उसके जो है ईपीएफओ अकाउंट में पैसे तो डिपॉजिट करेगा नहीं। अगर ईपीएफओ में 6 करोड़ नौकरियां इनके 15 वर्षों के शासनकाल की तुलना में 3 गुना नौकरियां अगर ईपीएफओ में होती हैं तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि हम रोजगार सृजन कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। सड़कें बन रही हैं इतनी तेजी से तो हम रोजगार निर्माण हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर बन रहा है, रोजगार निर्माण हो रहा है। अगर हमारा जो ग्रोथ रेट अगर 7% है तो रोजगार निर्माण हो रहा है। इस समय ईपीएफओ की सच्चाई सुन लीजिए। ईपीएफओ में पहले जो ठेकेदार के मेट होते थे ना, डेली मजदूर, उनको ईपीएफओ में नहीं लागू किया जाता था। इन्होंने कानून चेंज करके उनको, अरे भाई एक ठेकेदार को जो रोजगार है उसके 20 उसको आप जा करके ईपीएफओ में डाल दे रहे हैं। तो अच्छी बात है। नहीं है अच्छी बात। मजदूरों का शामिल होना उनको प्रोविडेंट फंड का अंजना जी, अगर मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ईपीएफओ में आंकड़ों को कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावी किताबी है। तुम्हारी बेल चांदी की तुम्हारे जाम सुनेंगे ऐसा है। लेबर लॉ का अब बीच में कौन बोल रहा है अंजना जी? शुक्ला जी, मेरे पास चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने? मेरे पास बहुत चीजें हैं। ईपीएफओ को गलत तरीके से आंकड़े बता करके भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह कर सकती है। नहीं, मजदूरों को क्यों नहीं शामिल किया जाए प्रोविडेंट फंड में? ईपीएफओ ने जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहे हैं उनको अलग। एक तरफ तो मजदूरों के आप लेबर लॉ खत्म कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने आंकड़ों को खाली सही दिखाने के लिए ईपीएफओ में काम कर रहे हैं। दुनिया में शर्म पर है इस समय भारत। महाराष्ट्र की बात है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, संविदा बोर्ड बना दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। अरे छोड़ी, सुन तो लीजिए। चैनल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां बंद होने जा रही हैं। हर तीसरा जो है, मैं आपको बताऊं, हर तीसरा एमएसएमई बंद हो रहा है। अरे नहीं, कौन कह रहा है रोजगार? मैंने कहा कि प्रोविडेंट फंड में शामिल होने में क्या प्रॉब्लम है? डोंट चेंज माय क्वेश्चन, डू नॉट डू दिस।
सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के बोले मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चलो बेरोजगारी पे करो, तो AQI पे भी कर लो। हवा में जहर है, जाने नहीं कब किया आपने, उसके बारे में आप बोलते नहीं हो। अरे दूषित पानी मिल रहा है, बच्चों की मौत हो रही है, दावोस में चर्चा हो रही है कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज AQI है। और अंजना जी, और चीन को जिसको नहीं, चीन हमारा दुश्मन था, चीन हमारा दुश्मन था, उसके साथ यहाँ पे आपने इंपोर्ट बढ़ाया हुआ है, बिजनेस बढ़ा लिया, 9 लाख करोड़ का आपने इंपोर्ट कर लिया। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब कुछ भी अरे 4 लाख करोड़ क्या बात कर रहे हो? आप बताइए AQI के लिए क्या किया? AQI देखिए आप 2000 बारिश करा रहे हैं, 2012-14 तक तो AQI नापने की यंत्रणा नहीं लाई, और उस समय का जो लेवल था और आज का लेवल कम हुआ है। कितना? झूठ बोल रही है तू। क्योंकि AQI नापने का पैमाना आया नहीं था, कितना था? AQI नापने का पैमाना तक नहीं आया था। ये बेचारे क्या बताएंगे? इनके मुख्यमंत्री जी बताते टेम्परेचर है, तो बेचारे क्या बताएंगे? छोड़िए, मुख्यमंत्री जब टेम्परेचर बता रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए मुद्दे उठते हैं और उसमें फिर BHP अन्य जो बजरंग दल इनका साथ मिलता है? सीधा सवाल। वो तो बोलेंगे नहीं, मूल मुद्दे हैं ये अंजना जी, ये मूल मुद्दे हैं। धर्मांतरण मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। बहन बेटियों को जिस प्रकार से धर्मांतरित करके, अगर धर्मांतरित हो तो काट करके बक्से में बंद करके या फ्रिज में बंद करके, इनको मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। ये भारत की आस्था के विषय है, वो मूल मुद्दे नहीं माने जा सकते। ये जो अमीरी गरीबी, अब ये कौन है बे? और नौकरी बात कर रहे हैं, ये विषय तो सामान्य रूप से बोल रहे हैं। आप चलिए, आप आस्था जी ले आए तो स्वामी जी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, ये बोलना चाहते हैं आप? उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? उनके बच्चों को पीटा गया कि नहीं पीटा गया? तो आप शंकराचार्य का अपमान करेंगे, संत समाज का अपमान करेंगे, उसमें आप नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आस्था की बात करेंगे। आस्था आपके लिए नहीं, आस्था हमारे लिए आस्था नहीं, धर्म मेरा आस्था का विषय है। उनकी बात करते हैं आप। 2015 में डंडे किसने पिटवाया था? जेल में किसने बंद करवाया? अरे तो हमने उसके लिए क्षमा याचना की। आप 2015 में चले गए, 2026 की बात करो। हमने तो गलती को माफी मांग लिया, हमारी गलती को बार-बार क्या बात करो, माफी मांगे, बिल्कुल मांगा था। मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने पैर छुए, नहीं पैर छू के माफी मांगी कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई, स्वामी मुझे माफ कीजिए, लेकिन आप माफी मांगने को तैयार नहीं। जेल में ये बंद कराएं, लाठियों से ये पीटे उन्होंने खुद माफ किया। उन्होंने कहा बड़े नेता हैं BHP के, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2014 में अगर पिटाई हुई तो उसके एवज में आप 2026 में भी क्या नाम शंकराचार्य जी की पिटाई करवाएंगे? उनके कटुओं को उठाएंगे और आप बात करेंगे यहाँ बैठ के आस्था की, उसके बाद चुप रहेंगे आप किसी पे नहीं बोलते, ना आस्था पे बोलते हो, ना बेरोजगारी पे बोलते हो, ना भ्रष्टाचार पे बोलते हो, कहीं नहीं बोलने को तैयार हो, ना निर्दयी बोलने को तैयार हो, ना बच्चों के साथ अन्याय होता है। माफी मांगेंगे, बोला सैकड़ों नरसंहार कराने का कुकर कर रहा था, उन्होंने खुद बोला जो आपने लोगों ने कुकर वो भी चिल्ला रहे, तो हमारी आवाज तो कम नहीं है। आपकी आवाज सबसे जोर आती है। अब क्या करें हम? हेडेक हो जाता है सर, सोचिए क्या किया जाए उसका। वारिस पठान, आपको बीजेपी का साइड इफेक्ट दिख रहा है? बीजेपी का साइड इफेक्ट अब ये है कि सनातनियों की सबसे ज्यादा चिंता तमाम विपक्षी पार्टियों को भी उतनी होने लगी है। अब ये सच्चाई है कि कार सेवकों पर एक वक्त पर गोली चली थी, ये भी एक सच्चाई है। कल्याण सिंह भी इनकी पार्टी में शामिल हुए थे। एक तीसरी सच्चाई भी है, वो ये है कि आज खुलकर मुस्लिम समुदाय के साथ कोई भी पार्टी खड़ा नहीं होना चाहती है। पीडीए में एक फिर अल्पसंख्यक भी है और आधी आबादी भी है, अगड़े भी है, ऐसे 3-4 चीजें बोल रहे हैं। एम रखने में परहेज है। अब ऐसे में आपको लग रहा है, अरे सुनिए ना पूरा सवाल, आपको इतना लूज बॉल थोड़ी दूंगी। ऐसे में आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में मुसलमान लिखा है तो आप उनके झंडा बरदार बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी यही लोग कंटेंडर्स हैं मुस्लिम वोट के लिए। आप 0.5% भी नहीं पहुंच पाए हैं यूपी में। अच्छा, पहुंचेंगे यूपी के घर घर तक हम पहुंच जाएंगे। जनसंघ भी था, पार्टी काली
शिवसेना भी था, बहुत सारी ऐसी पार्टियों के नाम थे जिसके बाद बीजेपी जाने के लिए तैयार भी आज भी और पहले भी थे। हमको तो खाली बदनाम किया जाता है। हाँ, आपकी तो सरकार बन रही है, तो वैसे ही सीएम बनेंगे या वारिस पठान? अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा अंजना जी, यकीन मानिए। उत्तर प्रदेश का एक एक इंसान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से मोहब्बत कर रहा है। असद ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है और फिर हम लड़ेंगे, हिस्सेदारी की बात होगी। आओ सामने बैठो, लड़ो, सामने से बात करो। इस तरह के सारे बोल दिया नहीं चलेगा, हारेंगे तो रोना धोना नहीं करना। उसी से टेस्ट हो जाएगा कि आप ईमानदार हैं या नहीं। पिछले चुनाव में आपने सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या बनाया था? यूपी चुनाव में बूचड़ खाना। आज वो बूचड़ खाना कहाँ कहाँ चल रहा है ये सबको दिख रहा है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। गली में कटती थी, सपा की सरकार में ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहाँ गाय नहीं कटती थी। आज एक बाजार में गाय काटती दिखाते कोई? आज एक गाय में बाजार काटेगा? मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ, 10 बाजारों में गाय कटती थी, आज एक बाजार में किसी की हिम्मत नहीं है। एक 65 जो है 65 सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला है, उनकी हत्या कर दी। यूपी के लोग खुद जाकर रियलिटी चेक कर सकते हैं गलियों में अपने, और फिर डिसाइड कर सकते हैं वोट किसको देना है।